नमस्कार दोस्तों, देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नीति निर्देशक तत्व की। नीति निर्देशक तत्व में हमने अभी तक 43 अनुच्छेद 43 43 तक हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी। अब हम इससे आगे चर्चा में बात करते हैं। आगे चर्चा देखो, ध्यान रखना, अनुच्छेद में बात करूं अगर अनुच्छेद 44 की, तो 44 में क्या लिखा गया है? समान नागरिक संहिता लागू करना। लागू करना मतलब सिविल कोर्ट, समझ रहे हो? अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसमें समान नागरिकता संहिता के अंदर। समान नागरिक संहिता के अंदर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कुछ कहते हैं कि हमारे देश में समान नागरिक लागू नहीं है, संहिता लागू नहीं है, और कुछ कहते हैं कि नहीं, हमारे कुछ हद तक समान नागरिकता संहिता लागू है। अगर हम बात करें जैसे कॉमन सिविल कोड की, अगर हम बात करें हमारे देश के अंदर कॉमन सिविल कोड के अंदर अगर हम देखें 98% केस 98% केस कॉमन सिविल कोड के तहत पूर्ण रूप से सही रूप से सभी नागरिकों के लिए लागू है, सभी नागरिकों के लिए लागू है। लेकिन कुछ हद तक अगर हम कुछ अगर मामले देखें, जैसे हिंदू और मुसलमानों के अंदर हम मामले देखते हैं, जैसे विवाह का गोद प्रथा, विवाह का गोद लेना, उत्तराधिकारी, ये जो केसेस हैं यहाँ पे हिंदू और मुसलमानों में पृथककरण देखा हम जा सकते हैं। इवन अगर हम बात करें कि मेरे एक केस याद आता है, मेरे एक केस क्या सायरा बानो है, साहा बानो है, इनके मामले में अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें तो यहाँ तक हम देख सकते हैं कि एक साहा बानो ये काफी फेमस अभी, और अभी रिसेंटली में अगर हम देखें तो सायरा बानो केस था 2017। क्या था? सायरा बानो केस 2017। ये कब था? शायद अगस्त में था। अगस्त में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी फैसला देता है। और इधर पहले अगर हम बात करें तो इसकी शाहबानो की बात कर लेते हैं। शाहबानो के केस के अंदर हम देखें कि शाहबानो के जो पति होते हैं वो इन्हें तलाक दे देते हैं। क्या दे देते हैं? तलाक दे देते हैं। उस समय इनकी उम्र होती है लगभग 60 या 65 वर्ष। उस समय अगर हम इनकी उम्र देखें तो लगभग थी 60 या 65 वर्ष। 60 या 65 वर्ष की उम्र, इसके 5 बच्चे होते हैं। कितने बच्चे होते हैं? 5। तो इनके पति इन्हें तलाक देते हैं। ये कोर्ट के अंदर जाती है। कहां तक जाती है? मतलब कोर्ट में जाती है, अपना यह तलाक का मामला लेते हुए। इनके एक इद्दत, अगर आपने नाम सुना होता, इद्दत की अवधि तक, अगर आपको मैं बात बताऊं, शाहबानो केस के अंदर जो इनके पति जो तलाक दे देते हैं, इनके शरिया कानून मतलब इस्लाम धर्म में ये लिखा गया है कि इद्दत की अवधि तक महिलाओं का क्या क्या दिया जाता है? भरण पोषण दिया जाता है। क्या दिया जाता है? भरण पोषण। और इद्दत की अवधि अगर हम देखें तो इसके अंदर इद्दत की अवधि 3 या 3.5 महीने तक मानी जाती है। इनके 3 या 3.5 महीने तक। अब याद रखो, इस महिला को मतलब आप 100 दिन या 90 दिन तक आप भरण पोषण के लिए खाना दे रहे हो, उसके बाद ये महिला जाए कहाँ? उसके बाद ये महिला कहाँ जाए? ये होती है इद्दत की अवधि इसके अंदर। तो यह हाई कोर्ट का रुख अपनाती है, मतलब न्यायालय का रुख अपनाती है। और न्यायालय इसके पक्ष में फैसला देते हुए कहा जाता है कि तलाक जो है नहीं, इनको जीवन भर तक क्या दिया जाता है? जीवन भर तक भरण पोषण दिया जाएगा। यानी जीवन भर तक इनको क्या दिया जाएगा? भरण पोषण दिया जाएगा। इसी हाल ही में अगर हम बात करें, अगर हम इसी के हाल में अगर हम बात करें, इसके हाल में अगर हम बात करें कि उसी समय जो सरकार थी हमारी भारतीय सरकार, मतलब संसद जो है एक कानून बनाती है। किनके लिए? महिलाओं के लिए, मतलब मुस्लिम महिलाओं के लिए बनाती है। क्या? मुस्लिम महिलाओं के लिए जीवन भर तक भरण पोषण
एक भत्ता अधिनियम चालू करती है मुस्लिम महिलाओं के लिए जीवन भर तक एक मतलब पोषण भत्ता चालू करती है। क्या हम बोल सकते हैं पोषण भत्ता? जो तलाकशुदा महिला हैं उनके लिए, जो मुस्लिम महिलाओं के लिए जीवन भर तक संसद एक कानून बनाती है, प्लस जे तलाक के अधिनियम भी बनाती है। तलाक का क्या बनाती है? तलाक का अधिनियम। अगर हम बात करें तलाक का अधिनियम भी क्या बनाती है? संसद कानून बनाती है। यही केस यही केस जो था साहबानो वाला, फिर कहां चला जाता है? न्यायालय के आदेश को ठुकराते हुए ये केस कहां चला जाता है? सुप्रीम कोर्ट में। कहां चला जाता है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में मतलब मोहम्मद अहमद बनाम सॉरी लतीक डेनियल लतीफ के नाम से यह केस चलता है। डेनियल लतीफ वर्सेस भारत संघ। ये केस जो होता है डेनियल लतीफ वर्सेस भारत संघ, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1985 के अंदर जाता है। कब जाता है? 1985 के अंदर। और 1985 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला होता है कि साहबानो बेगम को जीवन भर तक क्या दिया जाएगा? पोषण आहार दिया जाए, मतलब जीवन भर तक उनका पोषण किया जाए। खाने के लिए जो भी दैनिक जो आवश्यकता होंगी वो उनको दी जाएगी जीवन भर तक के लिए। यही अगर हम बात करें, ये साहबानो हो गया। और दूसरी अगर हाल ही में जो नया ताजा, आपको पता ही है केस हुआ है अभी हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था इसके लिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया था? वो था सायरा बानो वर्सेज भारत संघ। इसमें भी यही फैसला आता है 3 तलाक का। और 3 तलाक, जो एक बात ध्यान रखना, मुस्लिम समाज के अंदर अगर हम तलाक की बात करें तो ये 3 प्रकार के तलाक है। इसमें कितने प्रकार के तलाक है? 3 प्रकार। जैसे मैं बात करूं तलाक हसन, तलाक ए हसन और तलाक बिद्दत। तलाक हसन और तलाक बिद्दत, ये 3 तरह के तलाक होते हैं इनके इस्लाम धर्म के अंदर। इस्लाम धर्म में तलाक जो बिद्दत है, तलाक अगर बिद्दत की बात करूं तो यह तलाक का एक सबसे बड़ा बिगड़ा हुआ रूप माना जाता है। तलाक का सबसे बड़ा बिगड़ा हुआ रूप। कारण क्या होता है कि इनको मतलब आप मुंह जबानी तलाक 3 बार तलाक तलाक बोल दिया, या मैसेज के थ्रू बोल दिया तलाक तलाक, या हम फोन के थ्रू बोल देते हैं तलाक तलाक, तो इनके क्या होता है तलाक वो इनके शरिया कानून में लागू हो जाता है। तो सायरा बानो को इसी आधार पर तलाक दिया गया था। सायरा बानो पहुंचती है न्यायालय के अंदर, न्यायालय इसके पक्ष में चलते चलते सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक को रद्द कर देता है। क्या कर देता है? 3 तलाक को जो होता है, तलाक को रद्द कर देता है। और इसके अंदर कहा जाता है कि 3 तलाक हमारे भारतीय संविधान के की जो अवधारणा है उसको खत्म करता है, प्लस इस्लाम धर्म को भी यह एक तरह से बुरा साबित कर देता है। इसलिए यहां पर 3 तलाक खत्म किया जाता है। किसके आधार पर? सायरा बानो के आधार। तो ध्यान रखना, समान नागरिकता संहिता लागू लगभग हमारे देश में। और वैसे समान नागरिकता अगर हम देखे जाए तो कौन से स्टेट में रूप से लागू है, कौन से स्टेट में लागू? गोवा के अंदर सभी समान रूप से लागू की गई, चाहे उनका विवाह हो, जन्म हो, या गोद लेने का हो, या उत्तराधिकारी हो, जो भी है तलाक के नियम हो, वो सब गोवा के अंदर समान माने गए हैं। बाकी अगर इवन अन्य भारत अगर हम बात करें अन्य राज्यों के अंदर, तो अभी भी ये पूर्ण रूप से हम लागू नहीं बता सकते इस चीज को। लेकिन समान नागरिकता संहिता लगभग 85 मामलों के अंदर हमारे देश में समान नागरिक के लिए लागू की गई है। अन्य अगर हम बात करें अन्य अनुच्छेद की, तो अन्य अनुच्छेद में अगर हम बात करते हैं 45 की, ध्यान देना, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता लागू करना। अनुच्छेद 45 हमें क्या कहता है? 45 हमें यह कहता है कि 6 वर्ष तक के बच्चों को 6 वर्ष तक के बच्चों को राज्य शिक्षा
व 6 वर्ष के बच्चों को राज्य शिक्षा व स्वास्थ्य की व्यवस्था करेगा। यानी शिक्षा व स्वास्थ्य की क्या करेगा? राज्य उनकी देखभाल करेगा या व्यवस्था करेगा। 6 वर्ष तक के बच्चों को राज्य शिक्षा व व्यवस्था करेगा। इस बात का ध्यान दो। इसमें एक बात ध्यान देना रे, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी सुनो, यहाँ पे लिख रखा है 6 वर्ष तक के बच्चों को। ध्यान देना, ये जो 6 वर्ष तक की बच्चों की जो बात कही है, ये है 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन में परिवर्तन किया, क्योंकि यहाँ शुरुआत में लिखा गया था 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों का। लेकिन हम मूल अधिकार में उन्हें जोड़ देते हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों का। तो नीति निर्देशक तत्वों में 86वां संविधान के थ्रू हम 6 वर्ष तक के बच्चों की राज्य शिक्षा व स्वास्थ्य के रूप में क्या करेगा? उनकी देखभाल करेगा या उनकी व्यवस्था करेगा। इस आधार पर क्या। अब अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद किसकी? 46 की। 46 हमारा अनुच्छेद SC ST OBC के संबंध में। SC ST OBC वह हम बात करें अन्य दुर्लभ जो वर्ग हैं, उनको शिक्षा व आर्थिक सहायता प्रदान करना। शिक्षा व आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 46 में लिखा गया है। तो इस बात का भी हम ध्यान दें। अनुच्छेद 46 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 46 में 46 में लिखा है SC ST व OBC। SC ST OBC या हम इस लाइन में जोड़ सकते हैं, वह समाज में जो दुर्लभ वर्ग हैं उनको, ST को शिक्षा व आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। किससे संबंधित है? गांधीवाद से। यह अनुच्छेद किससे संबंधित है? गांधीवाद से। ठीक है। अब अगर हम बात करें अनुच्छेद 47 की। अनुच्छेद 47 देखना, अनुच्छेद 47 क्या कहता है कि पोषाहार मतलब राज्य समाज के अंदर पोषाहार व लोक व्यवस्था लागू करेगा। राज्य समाज में पोषाहार वह लोक व्यवस्था को लागू करेगा। ठीक है, क्या लिखने हैं? पोषाहार वह लोक व्यवस्था को राज्य लागू करेगा। राज्य लोगों के लिए पोषाहार व लोगों के लिए पोषाहार व लोक स्वास्थ्य लागू करेगा। क्या करेगा? लोक स्वास्थ्य लागू करेगा। स्वास्थ्य लागू करेगा। यह अनुच्छेद भी किससे संबंधित है? गांधीवाद से। इसमें अगर हम सेकंड पार्ट देखें, इसका सेकंड वर्जन कर लें, तो एक ध्यान देना, एक और ध्यान देना कि अगर मैं बात कहूं कि राज्य लोगों के लिए पोषाहार व स्वास्थ्य लागू करेगा, यह राज्य की प्राथमिकता है। इस बात पर ध्यान दें, क्योंकि क्वेश्चन आया है किस अनुच्छेद में राज्य की प्राथमिक कार्य बताया गया है? किस अनुच्छेद में राज्य का प्राथमिक कार्य बनाया गया बताया गया है? तो हम किस में कहेंगे? इसी के अंदर यह राज्य की प्राथमिकता है। प्राथमिकता है, ये बात भी ध्यान देना। यह राज्य की प्राथमिकता है, ये बात भी ध्यान देना। प्लस ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है किस अनुच्छेद में यह मतलब राज्य मोदक पदार्थ पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो अनुच्छेद 47 है। कौन सा अनुच्छेद है? 47 का भी दूसरा है, यानी मोदक सॉरी मोदक नहीं, मादक पदार्थों पर, सॉरी मादक पदार्थों पर
पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। आई बात समझ में? क्या कह रहा हूं मैं? राज्य प्रतिबंध लगा सकता है किस पर? मादक पदार्थों पर। मादक पदार्थों पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य की प्राथमिकता है कि लोगों के लिए पोषाहार व स्वास्थ्य, लोगों के लिए पोषाहार व स्वास्थ्य लागू करे, यह राज्य का प्राथमिक कार्य है। इसको भी हम इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं इस अनुच्छेद को, क्योंकि पूछ लिया जाता है। अब हम बात करें अनुच्छेद 48 की। अनुच्छेद 48 में क्या लिखा है? कृषि वह पशुपालन का बढ़ावा देना, कृषि व पशुपालन का बढ़ावा देना। प्लस 48(2) में क्या लिखा है? वन व वन्य जीवों की रक्षा करना व पर्यावरण का संरक्षण करना। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? अनुच्छेद 48 क्या कहेगा? कृषि वह पशुपालन, कृषि व पशुपालन को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। और इसी में अगर सेकंड हम जोड़ें, सेकंड में क्या देखा है? वन व वन्य जीवों की रक्षा करना तथा पर्यावरण पर संरक्षण करना, पर्यावरण का संरक्षण करना, सॉरी ऐसे लिख सकते हो आप, पर्यावरण का संरक्षण करना। नोट लगा के लिख सकते हो आप यहीं पे। 47 व 48 गांधीवाद से प्रेरित है, गांधीवाद से। जो 47 और 48 अनुच्छेद है वो किससे प्रेरणा लेता है? गांधीवाद से। कितने हो गए? देखो मैंने बता दिया था उसी समय, 40 था, 43 था, 46 था, 47 था और 48 था। ये किससे संबंधित है? गांधीवाद से। किससे संबंधित है? गांधीवाद से। अब आगे हम अनुच्छेद कौन सी की बात करें? अनुच्छेद कौन सा बच गया? 49। 49 में क्या लिखा है? ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण करना, ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण या उनकी देखभाल करना, स्मारकों का संरक्षण करना, स्मारकों का संरक्षण करना। ये अनुच्छेद किस में लिखा है? अनुच्छेद 49 में लिखा है। स्मारकों का संरक्षण कौन सा विभाग करता है? आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है, आर्कियोलॉजी। अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 क्या कहता है? अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका व न्यायपालिका में पृथक्करण। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? कार्यपालिका व न्यायपालिका में पृथक्करण, मतलब यहाँ पे न्यायपालिका को क्या किया गया? स्वतंत्र किया गया। इवन अगर हम बात करें कि आजादी से पहले कई ऐसे वो थे, कई ऐसी संस्था की जिनको न्याय और कार्यपालिका दोनों दे रखा था। आज भी ऐसे ही है। जैसे हम बात करें न्यायाधीश, सॉरी, जिलाधीश की, जिला कलेक्टर की, तो जिला कलेक्टर जिलाधीश बना, लेकिन वही क्या बनता है? डीएम भी बनता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बनता है। वही क्या बन जाता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो वो प्रथाएं आज भी जानो। क्या लिखे हम यहाँ पे? कार्यपालिका व न्यायपालिका, न्यायपालिका का पृथक्करण। हम लिख सकते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है। अब हम बात करें अंतिम अनुच्छेद की। अंतिम अनुच्छेद क्या? 51। 51 में क्या लिखा है? विदेशी नीतियां, भारत की विदेशी नीतियां। विदेशी नीति क्या कहती है? विदेशी नीति ये कहती है कि भारत अपने पड़ोसी देशों से
शांति व मैत्रिक संबंध बनाकर रखेंगे। भारत अपने पड़ोसी देशों से शांति पूर्ण व या मैत्रिक रूप से संबंध बना करके रहेंगे रखेगा कि भारत अपने पड़ोसी राज्यों से शांतिपूर्ण व मैत्रिक रूप से संबंध बनाएगा। ठीक है, ये हो गया अनुच्छेद 51 शांतिपूर्ण। अब एक नोट लगा के यहाँ पे लिखेंगे हम, एक चीज और लिखते हैं नोट लगा के। उससे पहले हम बात करते हैं विदेश नीति। ये हो गया भारत अपने पड़ोसी राज्यों से शांतिपूर्ण व मैत्रिक संबंध बनाकर रखेगा, उनसे व्यापार वाणिज्य के रूप में कार्य करेगा। ये सब अनुच्छेद 51 में लिखा गया है। एक हमारे संविधान सभा के सदस्य थे केटी शाह। केटी शाह ने यह कहा था कि नीति निर्देशक तत्व वे तत्व हैं जिनका जो भुगतान है, मतलब वह चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा के ऊपर है। मतलब नीति निर्देशक तत्व वह चेक है जिसका भुगतान किस पे छोड़ दिया गया? बैंक की इच्छा के ऊपर छोड़ दिया है। ये किसने कहा था? केटी शाह ने। अगर हम बात करें केटी शाह ने कहा नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है, नीति निर्देशक तत्व है एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा के अनुसार है, बैंक की इच्छा के अनुसार है। आई बात समझ में? केटी शाह ने कहा नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा के अनुसार है या बैंक की इच्छा के ऊपर है। ये हो गए हमारे नीति निर्देशक तत्व पूर्ण रूप से खत्म। आज अगली क्लास जब भी हम शुरू करेंगे तो अगली क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नए टॉपिक में देखें आगे कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान दो, देखो मैं यहाँ पे वापस आपको दिखा देता हूँ। देखो नीति निर्देशक में अनुच्छेद 43-44 में क्या सम्मान नागरिकता, मैंने अभी बताया साहब बेगम प्लस सायरा बानो का केस बताया था आपने। 85% ऐसे मामले होते हैं, ये सॉरी 98% ही मानो आप, 98% ऐसे मामले होते हैं जिनमें सम्मान नागरिकता के आधार पर ही सब केसेस सल्टाए जाते हैं। लेकिन कुछ इवन दो कुछ प्रथाएं या कुछ धर्म के जो केसेस होते हैं वो अलग तरीके से होते हैं। स्वास्थ्य के रूप में प्राथमिक ये जो अगर हम 46 की बात करें गांधीवाद से संबंधित है, 47 गांधीवाद से संबंधित है, 48 गांधीवाद से संबंधित है। मतलब 5 अनुच्छेद मैंने बता दिए, 500 के 500 अनुच्छेद जो है वो गांधीवाद से संबंधित है। कौन से? 40, 43, 46, 47 और 48। ये पांचों अनुच्छेद किससे संबंधित है? गांधीवाद से संबंधित है। आगे क्लास हम नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट आगे का टॉपिक लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय राम जी की।